आज इस वर्कशॉप में मेरे को आने का सौभाग्य मिला और आज यहाँ आने के बाद में इतनी बड़ी तादाद में शिक्षक देखने के बाद में मेरे से भी टेम्पटेशन रहा नहीं गया कि मैं भी तुमसे थोड़ा रूबरू कर लूं। मैंने रिक्वेस्ट किया सर से, सर ने हानि भरी और आज यहाँ पे आने के बाद में मैं कंफर्टेबल इसलिए महसूस करता हूं कि मैं 5 साल के पहले यहाँ पहली बार आया था। इस संस्था के अध्यक्ष, इस संस्था के आद्य पुरुष, इस संस्था के पैट्रॉन, इस संस्था के गाइड, पैट्रॉन, फिलोसोफर, थिंकर सर हमारे राइट सर, ये जनरेशन के नहीं, वी हैव कनेक्शन ऑफ 1 और 2 जनरेशन हमारे पिताजी के दोस्त है, हमारे से सुसंस्कारित उन्होंने करके समाज में भेजा है और वही संस्कार हमारे को आगे लेके जाएंगे। आज आने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि आपसे कुछ इंटरेक्शन करूं, कुछ आपसे संवाद करूं कि अपना नुमाइंदा भेजे हुआ 5 साल के पहले अपन ने भेजे थे, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये अपने से आगे 2 बात करें। मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी, मैंने ये पीरियडिकली आपके साथ में आके बोलने को भी होना और मैं आने वाले दिनों में क्या करने वाला हूं, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, इसका रोड मैप भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 10 मिनट के ऊपर रुका नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मालूम है कि जो भी डॉक्ट्रिन है इसके, जो इंजीनियर पूना से इस काम के लिए यहाँ पे आए हैं, जिनको महाराष्ट्र शासन ने भी इस काम के लिए उनको प्रेस किया है, ऐसे हमारे इंजीनियर शकीर अहमद साहब, लास्ट वीक में उनकी मुलाकात हो गई थी। बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी प्रतिभा के लोग हमारे बीच में जब काम करते हुए दिखते हैं। एनीवे, हम 5 साल के पहले जब यहाँ आए थे तब हमने बताया था, सर को बताया था कि ये शिक्षक सेवक संकल्पना ये हमें कुछ पसंद नहीं है, इसके लिए हम झगड़ा करेंगे। मेरे को बोलते वक्त अच्छा लगता है, आनंद भी मिलता है। मैं हिंदी में उतना अच्छा बात नहीं कर सकता, पर तुम समझ लो। आपल्या सगळ्यांना मनापासून विनंती आहे, मला हिंदी बोलता येतं पण मी माझ्या भावना जास्त चांगल्या व्यक्त मराठीत करू शकेन। 5 वर्षाच्या आधी जेव्हा मी तुमच्यामध्ये आलो होतो तेव्हा मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की मला शिक्षण सेवक ही कल्पना संकल्पना मनापासून आवडत नाही आणि याच्यासाठी मी जर तिथे गेलो तर मी तुमच्यासाठी भांडण करेन, संघर्ष करेन, हे बदलून काढेन। 2011 साली मी जेव्हा सभागृहात गेलो तेव्हा नवा होतो, थोडासा वेळ मिळाला, त्यात जे काही प्रश्न विचारायचो 2-4 महिने मला शिकायला लागलं। 2012 साली आम्ही या प्रश्नाचं सोल्युशन काढलं। शिक्षण सेवक हे पदनाम बदलून आम्ही शिक्षकांच्यासाठी सहाय्यक शिक्षक केलं, त्याचं मानधन सुद्धा वाढवलं तेव्हा। आणि दुसरी प्रायोरिटी आम्ही ठरवली होती की या संस्था ज्या चालतात यांची कोणतंही काम करायचं असेल, इलेक्ट्रिसिटीचं बिल भरायचं असेल, पाणीपट्टी भरायची असेल, रंग द्यायचा असेल, खडूफळा घ्यायचा असेल, चांगलं क्लासरूम करायचं असेल, डिजिटल क्लासरूम करायचं असेल, तर या सगळ्यासाठी एक विशेष फंड असतो, त्याला आपण नॉन सॅलरी ग्रँट म्हणतो। ती 2004 सालापासून शासनाने बंद करून टाकली। जमील अहमद साहेबांना सुद्धा माहिती असेल की पहिले 12% आम्हाला ग्रँट मिळायचे, त्यातून आपला हा सगळा खर्च भागायचा। हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर पे जैसे पेशेंट रहते हैं, उनका लाइफ सपोर्ट निकाला तो कभी भी ऊपर चले जाते हैं, वैसे कुछ स्कूलों की हालत करके रखी थी। तब हमने उसके लिए भी संघर्ष किया। साल भर हमने हाउस में जितने आयुध रहते हैं, जितने वेज रहते हैं क्वेश्चन पूछने के, वो पूछे। हम वेल में जाके बैठे। हमारे साथ में तब एक, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ में आदरणीय श्री वसंतराव जी खोडरे साहब थे, उसके साथ में हमारे साथ में नागोजी गानार थे, कपिल पाटिल थे। हम सब ने मिलकर संघर्ष करते हुए 2013 साल में हमने 5% वेतनेतर अनुदान प्राप्त कर लिया। आपको मालूम है कि वो भी कम है, 12% ही मिलने को होता, और वो भी अभी 7वां वेतन आयोग लग रहा है, 5वें वेतन आयोग को निकष मान के उन्होंने आपको दिया है। आगे चलते हुए 2014 में सत्ता बदल गई,
सत्ता बदलने के बाद में हमको लगा नहीं था हमको ये मौका मिलेगा। हम तो इसमें खुश थे कि आपका नुमाइंदा वहां पे अभी सत्ता में आया तो कुछ हमारे 2-4 काम जल्दी हो जाएंगे। पर उससे भी ज्यादा आगे जाके मैं थोड़ा जूनियर भी था, फिर भी आपने भेजे हुए प्रतिनिधि के ऊपर इतना विश्वास, तुमने मेरे ऊपर विश्वास डाला और मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने विश्वास डाला और उनके पास के सब खातों का राज्य मंत्री मेरे को बनाया। वो मैं ऐसा सोच रहा था जब उनका फोन आया मेरे को कि तुमको कल शपथ लेने की है। हम ये सोच रहे थे कि हमको शालेय शिक्षण खाता मिलेगा या फिर उच्च व तंत्र शिक्षण मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगा, मेडिकल एजुकेशन मिलेगा या फिर हेल्थ मिलेगा, पर ये सब उन्होंने ना देते हुए उन्होंने उनके पास के खाते हमको दिए। अब हमारा ये काम है कि आगे हम क्या करने वाले हैं ये भी आपको बताएं। अब सबको बताते हुए हमारे कोई बड़ा दुख होता है कि जब भी हम घूमते हैं, हम पिछले महीने अमरावती गए थे तब एक स्कूल के हेडमास्टर ने आत्महत्या कर ली थी। पीआरसी की कमेटी गई थी, मध्याह्न भोजन में कुछ चावल कम मिले उसमें। हम तो ये बोलते हैं कि हमारे शिक्षक का जो मान सम्मान है समाज का, वो और शैक्षणिक काम उनके पीछे जो लगे हुए हैं, अध्यापन का कुछ नहीं, ये जो अभी चल रहा है इसके बारे में हमको बहुत अच्छा लगता है, पर यही काम बीएलओ का है, पैकेज का है, कोई समिति का है, फिर मध्याह्न भोजन का है। ये सब कामों को लेकर हमारी गरिमा, हमारी अस्मिता, हमारा मान पान ये सब कम होता है समाज में। इसलिए आने वाले कल में हम पहली प्रायोरिटी ये रखे है कि 1 साल के अंदर अंदर आपके पीछे का मध्याह्न भोजन का काम हम करें। जो कुछ भी करना पड़े इसके लिए हम करेंगे। हमको आज मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, पर हम ये 100% बोलेंगे कि 1 साल के भीतर भीतर हम ये करने का हम तुम्हारे को, ऐसा बोलते हैं कि प्रॉमिस कम करने का, डिलीवर ज्यादा करने का, हमने सीखा है सब। पर हमको विश्वास है कि अच्छे काम के लिए यदि कोई आदमी पीछे लग जाता है तो मुकाम शायद थोड़ी दूर पे हो जाए तो भी हमेशा उसको यश मिलता है उसमें। हम इसके लिए आपसे पीछे लग गए। उस दिन मैंने संकल्प किया जिस दिन मैं वो नकाशे सर के घर को गया जिन्होंने सुसाइड किया था। इसके पहले भी हम 1-2 बार ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि कोई भी काम होता करता है मध्याह्न भोजन का, उसमें कुछ भी गलत हो गया, गलत क्या, वो चावल अच्छे नहीं रहते, इसका भी इसमें कुछ कीड़े मकोड़े अली मिल गई तो फिर उसका सब गाँव जमा हो जाता, उसके फोटो निकालता। जरूरत ना रहते हुए भी हमारे शिक्षक के ऊपर जो काम हमारा नहीं है उसमें हमारा मनोबल कम होता है, हमारा मॉरल कम होता है। एक जमाना था मैं जब मैं भी जिला परिषद के स्कूल में पहली दूसरी में सीखा, हमारे गांव की स्कूल थी, गांव का जमींदार सरपंच सब के सब उसके सामने एक बार गुरुजी बाहर निकले तो नमस्ते करते थे। इसके लिए करते थे क्योंकि वो सिर्फ स्कूल का एजुकेशन के सिवा दूसरा काम उनके पीछे नहीं था। कोई मध्याह्न भोजन में गड़बड़ होने के बाद में बाहर से आके कोई अपमानित और प्रताड़ित नहीं करता था मुख्याध्यापक और शिक्षक। हम 3-4 दिन के पहले एक अमरावती में होली प्लेस 5-6 हजार बच्चे पढ़ते थे। हमने स्कूल के बाहर एक नजारा देखा, बच्चे तो खड़े थे और उनके पेरेंट्स भी खड़े थे, हाथ में बैग लेके थे, प्रेयर हो गई थी, ये लेट पहुंचे थे, गर्दन नीचे डाल के खड़े थे, चोर के जैसे खड़े थे। फिर अंदर आने के बाद में उनको पूछा कि स्कूल तो अच्छी है पर आप डोनेशन भी बहुत लेते। हाँ बोले डोनेशन तो लेते, फीस भी लेते, बोले फीस भी लेते, निकाल भी अच्छा देते। मैं बोला एक ये स्कूल हम देखते हैं और एक स्कूल हमारी है मराठी की, या फिर ऐसी उर्दू स्कूल है जहां पे हम पाठ्य पुस्तक देते, गणवेश देते, मध्याह्न भोजन देते, फीस भी लेते नहीं, और बच्चों को डांटे तो हम खुद दूसरे दिन डांट खाते, गाली खाते। ये सब बदलने के लिए अपने को मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि ये सब काम अपने पीछे है, इसलिए हमारा मॉडल का ये यदि बदलना है तो अशैक्षणिक काम अपने पीछे के कम करने पड़ेंगे। इसलिए हमारा आने वाले साल में ये भी काम हमने हाथ में लिए। दूसरा, हम हमारे पेशे से रिलेटेड जो है वो काम करने का सोचे। हमको मालूम है कि हमने जब भी देखे मेडिकल रीएम्बर्समेंट के लिए जब भी कोई बिल देने को शिक्षक आता था तो बेचारा बड़ा सहमा के बोलता था। हमने ये खुद देखा है कि 1000 रुपए के बिल के सिर्फ 600 रुपए, और वो भी साल भर के बाद में लोगों को यदि मिलते नहीं तो वो फ्रस्ट्रेट होकर वो बिल भी फाड़ डालते और चले जाते हैं। हम इस व्यवस्था को भी ढंग का करने का सोचे हैं। अब जब हम बात पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन की कर रहे हैं, अब हम जब बात कर रहे हैं इंडिया अभी स्मार्ट हो जाएगा, हमने विनोद जी तावड़े को बोला कि अपना डिपार्टमेंट भी थोड़ा स्मार्ट करो, इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाओ।
हम बुल्ढाना में 250 मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल, जब मेरे पास 4-5 गुरुजी, हमने पूछे वहाँ पे एजुकेशन ऑफिस को कितने बिल पड़े, बोले 250 है। तब हम मिनिस्टर नहीं थे, हम सिर्फ आमदार थे। हमने उनको बोला कि हम 15 दिन के बाद वहाँ आ रहे हैं, आपको जो करना है करो, या तो फिर आपको त्रुटि बताओ या फिर वो क्यों प्रलंबित रखे ये बताओ। 15 दिन के बाद हम जब बुल्ढाना गए तो 250 में से 225 बिल की पूर्तता हो गई। हमने पूछा क्या होता था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया गुरुजी ने हमको कि एजुकेशन ऑफिसर जनाब ऑफिस में तो आते नहीं है, हफ्ते में 1 आध दिन बैठते हैं। जो शिक्षक घर को जाता है पहले दिन शाम को, दूसरे दिन उसका बिल पास हो जाता है। तो ये सिस्टम बदलने हैं तो अपने को ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। इसलिए हमने आदरणीय विनोद जी तावड़े हमारे मिनिस्टर को बताया, रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से पुणे और मुंबई में सबके सब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को स्मार्ट हेल्थ कार्ड देते हैं, जब वो कोई भी दवाखाने में जाते तो वो हेल्थ कार्ड थमा देते दवाखाने में, वो कार्ड में सब जानकारी रहती है, अपनी कुंडली रहती है। वो कार्ड लेने के बाद में कोई भी पैसे उनको भरना नहीं पड़ता, वो कैशलेस सिस्टम बोलते हैं उसको। उसी की तरह हम हमारे शिक्षकों को कुछ क्यों नहीं कर सकते, उनको ये भी कन्विंस हम 1 साल के अंदर कर देंगे। मैं तुमको वादा करता हूँ 1 साल के अंदर तुम्हारा सारा मेडिकल रिएम्बर्समेंट हम कैशलेस ट्रांसपेरेंसी से, आधुनिक पद्धति से, जो भी हमारा है वो हमको दो, सम्मान से दो। हमारा जो नहीं है हम बोलते नहीं, वो भले वो दवाखाने का डॉक्टर क्या करे वो करे, वो भुगतते बैठेगा, हमारे को कुछ उससे लेना है। हम ये भी देख रहे हैं कि 2005 के बाद में जिनके अभी जो टप्पे में थे या जिनको मूल्यांकन के पात्र हुए हुए स्कूल थे, उनके लिए तो हम झगड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, शासन के पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने निधि दिया नहीं, अनुदान में आना नहीं। पर जिन लोगों का अपॉइंटमेंट ही नवंबर 2005 के बाद में का है, उन लोगों के लिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि 2010 और 11 में लाया हुआ कानून पूर्व लक्ष्य प्रभाव से 2005 से कैसे लगाया जा सकता, इसके लिए जरूरत गिरी तो हम तुम्हारे साथ में शासन में रहते हुए से खंडा लगा के रास्ते पे भी आएंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। पर ये कायदा देश का है साहब, ये कायदा देश का है और सब डिपार्टमेंट को लागू किया है। हमारी ये भी तैयारी रहने को ना कि ये कभी ना कभी हमारे ऊपर आने वाला है, सब डिपार्टमेंट का। तो हम ये सोचते हैं कि इसके लिए भी एक उपाय है, अच्छा कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का हमारा भी पैसा कटे, जिसके तहत सारी जिंदगी हमने एजुकेशन में निकालने के बाद में रिटायरमेंट के मुकाम पे आने के बाद, जहाँ पे हमारे बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए परस्यू करते हैं या बच्चे की शादी आ जाती है, तब हमारे पास में रिस्पेक्टेबल कॉर्पस फंड जमा हो। इसका निश्चित तौर पे शासन स्तर पे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन शासन भी देगा और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे से भी लेके एक अच्छा कॉर्पस तैयार करने की भी हमारे पास में योजना है। हम सोच रहे हैं कि पहले तो यही हो जाए कि पुरानी पेंशन योजना चले, ना होती है तो 2005 के बाद में वालों को अच्छी सीपीएस योजना हम लाने की कोशिश करें। और किसका कुछ बोलना है? मेडिकल रिएम्बर्समेंट कितने 6 महीने से पड़े हैं सर, अभी कैंप लेते हैं उसके लिए हम तो ये बोल रहे थे कि वो पेपरलेस ही हो जाए, ये लफड़े रहे नहीं, वो सीओ वीओ तुम देखो क्या करने का है क्या नहीं। हमारे को एलिजिबल है, हम यदि आप स्कूल के टीचर है, शासन के एम्प्लॉय है, आपको अनुदान मिलता है तो हमारे को एक कार्ड मिलेगा, हम 1-1.5 साल में लाएंगे। तब तक के लिए थोड़े टर्बुलेंसेस है करने के हुसैन। और अजून कोणाचं काही म्हणणं आहे का? बोलो। सर 2013-14 में अनुदान के लिए घोषित हो गए स्कूलें, लेकिन अभी तक अनुदान नहीं मिला उनको, तो उसके लिए सरकार तरफ से 8, 9, 10 इयत्ता 8, 9, 10 पहली से चौथी, पहली से 8वीं 5, 7 तक के जो है ना स्कूल जी। ये यदि अभी होने की है, पर 8, 9, 10 के लिए हमने खुद ने कोशिश की। इतने सालों से लोग रिटायरमेंट को आए थे, उनका ये साल पहली बार हमने ये तय किया है कि इस बजट के सेशन में हम उनके बजट के लिए बजट में कुछ ना कुछ व्हाइट बुक में एक लेखा शीर्ष खड़ा कर दें। अब रही बात तुम्हारी जो प्राइमरी की है, प्राइमरी के लिए भी अभी यादी लगने की है, इसकी हो गई है 6-7 पहले 5-6 साल की करेंगे। और तुम जो बोले 2013 में, मेरे को मालूम है कि कुछ पात्र ठहरे हुए स्कूलों को अभी तक के अनुदान मिला नहीं, तो ये बजट में हम कर लेंगे।
इसको पढ़ो जरा मराठी में, हमने बड़ी मेहनत बना के करें क्या है। तो मैं हमारे वंशज महोदय अली जनाब डॉक्टर रंजीत पाटिल साहब को बताना चाहूँगा कि इस संस्था की कम से कम 12 स्कूल और 2 स्टडी सेंटर है सर। जी जी। इसमें 5000 से ज्यादा स्टूडेंट इनरोल, और साथ ही हम वो बैकलॉग भी दूर करना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में ग्रेजुएशन की जो कमी है, पोस्ट ग्रेजुएट जो कम है, उसको भी हमने इन 5 सालों में भरपूर तरीके से हल किया। इसीलिए आज आप हमारे आपके सामने दिख रहे हैं कि लगभग हमारे 200 के लगभग टीचर है। इसके अलावा इस स्टडी सेंटर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से पिछले 10 साल में लगभग हमने हर साल 300 स्टूडेंट ग्रेजुएट करके बाहर समाज में, और गर्ल्स में खास तौर से, और जो मदरसों से पढ़ने वाले होते थे, तो ऐसा एक नेटवर्क हमने किया। हम चाहेंगे कि इस समाज का जो भी एक एजुकेशनल बैकलॉग है, उस बैकलॉग को पूरा करना, तभी जाकर एक प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र का हम सपना और उसका विकास देख सकेंगे। तो ऐसे समाज को थोड़ा एक इंसेंटिव मिले, एक अलग से, जैसा एक अलग एजुकेशनल पॉलिसी अगर बन जाए। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने अभी पिछले हफ्ते में हमको अजहर साहब ने जब मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि हम आपका एजुकेशन पॉलिसी पर आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि उस मीटिंग के वक्त आप हमारे माइनॉरिटी संस्थाओं का जो डेलीगेशन जाने वाला है उसका नेतृत्व करें। इसी बात के साथ मैं आपका यहाँ पर भरपूर तरीके से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद